First problem. The maximum voltage is obtained when two capacitor are connected. कैपेसिटर का दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो ऐसे कनेक्शन होगा, इस टाइप का कनेक्शन होगा कैपेसिटर का। उसके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, इस टाइप का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा सा अलग है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस में फॉर्मूला जिस टाइप का होता है उसका ऑपोजिट टाइप का। तो इस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में इस फॉर्मूला का हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। ऑलवेज इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी अदर कंपोनेंट कैपेसिटेंस। C1 और C2 दोनों से ही इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसका वोल्टेज तब मैक्सिमम होगा, क्योंकि फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV। सो कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा। V के साथ C जो रिलेशन में है, इन्वर्स रिलेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा, पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मेट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट में उसको कनेक्ट किया जाए तो दोनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस टाइप का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस में इसका ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे तो सीरीज का तरह फॉर्मूला होगा कैपेसिटर का, इस तरह फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस का। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रहे तो रेजिस्टेंस जब रहेगा, रेजिस्टेंस के लिए दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह रहे तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होता है R1 प्लस R2। सो जस्ट अपोजिट टाइप का फॉर्मूला। सो अभी यहाँ पे कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज हो जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसलिए हमारा आंसर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सी डिक्रीजेस, वोल्टेज पोटेंशियल इंक्रीजेस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इंक्रीजेस, वी डिक्रीजेस। Next question. A capacitor C initially connected to the battery is charged to voltage V and then disconnected. Now a similar capacitor with zero potential is connected. So what will be the effect on electrostatic energy? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जितना चेंज होता है, चेंज इन एनर्जी, उसका एक फॉर्मूला है, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, आइडेंटिकल कैपेसिटर, सिमिलर कैपेसिटर। लेकिन पोटेंशियल, पहले C1 का पोटेंशियल है V, C2 जो है उसका पोटेंशियल जीरो लिखा हुआ है, जीरो पोटेंशियल। सो उस हिसाब से फॉर्मूला पे जो डेटा है उसको पुट करो, आंसर आ जाएगा। सो जो आएगा हाफ C² बाई 2C V स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा। तो अभी एनर्जी में जितना चेंज आएगा, हाफ ऑफ हाफ CV²। हाफ CV² पहले एनर्जी था एक कैपेसिटर का, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब इट विल बी रिड्यूसेस बाय फैक्टर ऑफ 2, इसका हाफ हो जाएगा। इस जो फॉर्मूला अभी अभी लिखा है यहाँ पे, इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखना है। ये वाला चेंज इन एनर्जी for the case of when two capacitors are connected with different potential, ये वाला चेंज इन एनर्जी का एक फॉर्मूला है। कैपेसिटर is used to store the charge and this phenomenon is called automatically capacitance. Capacitance is the answer.
parallel plate capacitor has the capacitance of 50 in air and 110 in immersed oil. So what is the dielectric? ऐसे एक रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक के साथ और कैपेसिटर। जब वैक्यूम रहे तो C0, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो C हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? C by C0. C is the 110 and C0 is 50. So automatically the answer is 2.20. Answer is 2.20. Next, the equivalence capacitance of the combination shown on when C is 45. यहाँ पे जिस तरह कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन है। उसका पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कर लो, उसके बाद सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा? सीरीज के लिए ऐसा फॉर्मूला है, इसको ऐड करने में आएगा 2/2C, सो 1/C। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? ए वाला 1/C इक्विवेलेंट, सो C इक्विवेलेंट होगा ओनली C। उसको रेसिप्रोकल लेना है, सो C इक्विवेलेंट इज C। तो अभी सर्किट को रिड्रॉ करो। अभी जितना सिचुएशन आ गया, इन दोनों को इस दोनों को लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में C मिल गया, C C C। अभी ये दोनों रेजिस्टेंस C एंड C, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों को मिलाकर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा 2C। सर्किट को फिर रिड्रॉ करो, C यहाँ पे 2C मिल गया, ऐसे सर्किट आ गया। अभी C और 2C दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम करो, 2C आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इट इज 1/C इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट इज द रेसिप्रोकल होगा 2C/3। 2C/3 is the ultimate capacitance after different type of combination। पहले दोनों दोनों के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज करने के बाद ये दोनों के साथ पैरेलल, फिर सीरीज। इस तरह कॉम्बिनेशन करने के बाद जो आया वो है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज 2C/3। अभी वैल्यू ऑफ C इज गिवन 45। 45 को यहाँ पे रिप्लेस करो, 15 इंटू 2 30 आएगा आंसर, 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। एनर्जी जितना डिसिपेटेड होता है उसका एक फॉर्मूला अभी अभी हम लोग लिखा था, उसको ही यूज करना पड़ेगा। C1 is given, U0 is the initial energy, that is half C1 V0 square। अदर्स जो कैपेसिटर है C2, उसका कोई पोटेंशियल पहले नहीं है, C2 के लिए V2 0 है, कोई पोटेंशियल उसका नहीं है, उस अनचार्ज था, वो वाला अनचार्ज लिखा हुआ है, मतलब कोई पोटेंशियल नहीं है। अभी यहाँ पे C1 C2 ऐसे लिख लिया, V1 is V0 square, V2 is 0। So half CV0 square is the U0। यहाँ पे हाफ C1 V0 स्क्वायर है, उस पार्ट को रिप्लेस कर दो U0 से। ये पार्ट जो है वो है U0, सो C2 U0 बाई C1 प्लस C2, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन ए, C2 U0 बाई C1 plus C2। Next, if a dielectric of K5 is put between the plates of a charged capacitor, पहले से ही चार्ज है, पहले जो जितना चार्ज है, चार्ज होने के बाद बैटरी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि
वो बहुत क्लियरली लिखा नहीं है, लेकिन बैटरी का कोई टर्म बैटरी कैसे है, किस कनेक्शन पे है और नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हुए बैटरी नहीं है। बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने में भी चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, चार्ज सेम ही रहेगा। बैटरी अगर कनेक्शन में रहेगा तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो के टाइम्स हो जाता है, इनिशियल चार्ज से के टाइम्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे के इज 5, सो 5 टाइम्स द क्यू जीरो। लेकिन यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए चार्ज सेम रहेगा, जितना चार्ज था वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two insulated sphere of 3 and 5 are charged to this and this. The energy loss. Now you calculate it. Formula is available to us. इस फॉर्मूला का हिसाब से इसको तुम कैलकुलेट करो। C1 is given 3 microfarad, 3 into 10 to the power minus 6. C2 is given 5 microfarad. V1 is 300 volt and V2 is 500 volt. डेटा तो सभी दिया हुआ है, एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। डेटा को यहाँ पे रिप्लेस करो, कैलकुलेशन करो, आंसर बोलो। हेलो। हाँ, कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो। एक मिनट। हाँ, इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक 10 to the power -6, दो 10 to the power -6 है। यहाँ पे C1 प्लस C2 10 to the power -6 दोनों पे ही है, उसको बाहर पे लिखो और वो कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखो 300 माइनस 500 होल स्क्वायर, ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो जो रहेगा वो है हाफ इंटू 3 into 5 मीन 15 into 10 to the power -6 by 8।
यहाँ पे आएगा 200 होल स्क्वायर। 200 का होल स्क्वायर मतलब 200 इंटू अनदर 200। अभी इसको कंप्लीट करो। इस तरह लिखना है। जिस जो पार्ट कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल करना पड़ेगा। सर एक बार आंसर्स दिखाइए ना। आंसर ए वाला। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 0.0375 जूल। 200 से कैंसिल हो जाएगा, एक 100 रहेगा। 8 से कैंसिल होगा तो 25 रहेगा। 25 इंटू 5 इज 375। यस, ऑप्शन सी आएगा। Next, a 10 microfarad capacitor is charged to 50 volt and is connected to another uncharged in parallel. Now the common potential is 20 volt. So common potential का जो फॉर्मूला है इसको यूज करना पड़ेगा। V is 20, C1 is given 10, and potential difference is 50. C2 is another one for which पोटेंशियल, द कॉमन पोटेंशियल उसका कोई पोटेंशियल नहीं था, जीरो। C1 इज 10 प्लस C2। यहाँ से C2 को कैलकुलेट करना है। C2 माइक्रोफेरेड पे ही था लेकिन मैंने उसका कोई चेंज और 10⁻⁻6 नहीं लिखा, क्योंकि 10⁻⁻6 ऊपर में भी है, यहाँ पे भी है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पे ही है। सो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। अभी डायगोनली मल्टीप्लाई करो, C2 कैलकुलेट करो। 200 प्लस 20 C2 इक्वल्स टू 500। सो 20 C2 इज 300। यहाँ से C2 आएगा 300/20 मतलब 15 माइक्रोफेराड कॉमन पोटेंशियल से आ गया। नेक्स्ट, two capacitors C and 2C are connected in parallel and charged with V. Battery is disconnected and then a dielectric constant K is inserted in C. दो कैपेसिटर हैं C and 2C, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड होता है, ऐसे फॉर्मूला हम लोग लर्न किए, तो 3C आ जाएगा। चार्ज विथ पोटेंशियल V, सो कितना चार्ज स्टोर होगा? 3C, Q इक्वल्स टू CV। 3CV अमाउंट का चार्ज स्टोर हो जाएगा। इसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और कोई चार्ज नहीं सप्लाई होगा। उसके बाद उसमें एक कैपेसिटर C जो था उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया। तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने में उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, K इंटू सी, और एक कैपेसिटेंस 2C था, तो अभी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, Kc प्लस 2C, मतलब अभी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ जाएगा ए वाला। ये वाला इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ गया। तो
चार्ज जो था वो सेम चार्ज ही रहेगा, के प्लस टू, सॉरी के चार्ज, हाँ चार्ज सेम ही रहेगा। कैपेसिटेंस आ गया ये वाला, पोटेंशियल में भी चेंज आएगा वी डैश, कैपेसिटेंस इंटू वी डैश, क्यू इक्वल्स टू सी वी, सी इंटू वी। पहले जो चार्ज था उसके साथ ही इक्वल चार्ज ही रहेगा बाद में भी, पोटेंशियल में भी इसलिए चेंज आ जाएगा। सो न्यू पोटेंशियल क्या होगा, 3v/k+2, 3v/k+2, ये वाला नया पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड बाय कॉपर प्लेट, कॉपर इज अ मेटल। अगर कोई मेटल इंट्रोड्यूस होगा उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। जितना थिकनेस का मेटल इंट्रोड्यूस होगा वो थिकनेस का पार्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला से बच जाएगा, उस वजह से उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरा हमारा फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन 0 A/D। अभी यहाँ पे बी थिकनेस, इस इतना थिकनेस का कॉपर प्लेट और मेटल दिया गया। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जीरो, जीरो। तो अभी नया कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन 0/A/D-B। जितना थिकनेस का मेटल आएगा उतना थिकनेस वहां से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a capacitor is charged to store an energy U. The charging battery is disconnected and another identical capacitor is connected in parallel with you. The energy in each of the capacitor now. यहाँ पे भी वो एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का ही यूज करना है, इसी फॉर्मूला का ही यूज करना है। तो एनर्जी चेंज जितना हो आएगा वो पहले एनर्जी जो है तो 1/4 हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट वन, टू कैपेसिटर 2 and 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। 2 and 4 आर इन पैरेलल, उसके साथ एक थर्ड कैपेसिटर 6, ये वाला 2, ये वाला 4, ये वाला 6, सभी माइक्रोफैराड में है। ऐसे एक सर्किट है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, इसके साथ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट होगा तो कितना वोल्टेज आएगा, 2 बाय इस यहाँ पे वोल्टेज है। तो पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। 2 और 4 जो है वो पैरेलल है, पैरेलल मतलब डायरेक्ट ऐड हो जाएगा कॉम्बिनेशन करने में, कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होगा पैरेलल में, C1 + C2 मतलब 6 and 6। अभी 6 and 6 दो सीरीज में आ गया, तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/6 + 1/6 मतलब 2/6, 1/3। सो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, क्योंकि 1/C इक्विवेलेंट लिखा हुआ था। सो आ गया 3 माइक्रोफैराड, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज 3। तो कितना चार्ज स्टोर होगा यहाँ पे, Q इक्वल्स टू CV, CV मतलब 36 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होगा। वो वाला 36 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों पार्ट में, यहाँ पे जो दो पार्ट है, एक इसी कॉम्बिनेशन का पार्ट यहाँ पे और एक यहाँ पे 50-50 डिवाइड होगा, क्योंकि इस पार्ट का भी 6 है कैपेसिटेंस, अदर पार्ट का भी 6 है। तो 50-50 डिवाइड करने में 36 से मिलेगा यहाँ पे 18, यहाँ पे भी 18। सो उसी 18 जो मिल गया उसका एक पार्ट मिलेगा 2 माइक्रोकूलम, एक पार्ट 4, उसका कैपेसिटेंस के हिसाब से मिलेगा चार्ज। सो एक 2 है एक 4 है, तो एक से और एक डबल है, इसका मतलब जो, सॉरी, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पे है, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पे है तो दोनों पार्ट का चार्ज सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पे है तो दोनों पार्ट का चार्ज सेम रहेगा।
ए पार्ट भी 36 होगा, ए पार्ट भी 36 सीरीज में, उसी 36 का रेशियो में डिवाइड होगा। सो रेशियो क्या आएगा, ये 2 है ये 4 है, सो इसके यहाँ से 12 होगा तो यहाँ से 24 आएगा, इसका डबल यहाँ पे होगा, कैपेसिटेंस भी डबल है। सो 12 माइक्रोफेराड चार्ज स्टोर होगा तो पोटेंशियल क्या आएगा, 12, और उसका कैपेसिटेंस 2 है तो पोटेंशियल 6 आएगा, 12/2। क्यू इक्वल्स टू सी भी फॉर्मूला है, वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, बस ये आगे। नेक्स्ट, एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक दिया गया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक पूरा कवर नहीं हुआ, थोड़ा एक पार्ट डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ कैपेसिटर के अंदर और एक पार्ट स्टील वैक्यूम ही है, वहाँ पे कुछ नहीं है अगर पूरा ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाता तो के टाइम्स द इनिशियल, मतलब 5 इंटू डाइलेक्ट्रिक 5 है, 500 आ जाएगा कैपेसिटेंस, पूरा पूरा की पूरा डाइलेक्ट्रिक टोटल इंट्रोड्यूस होता तो, टोटल कवर करेगा तो, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है टी इज लेस देन डी, जितना थिकनेस है वह से थोड़ा कम थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है। तो इसका मतलब 500 तो नहीं होगा, लेकिन इंक्रीज तो होगा ही, थोड़ा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ तो इंक्रीज होगा ही। इफ सो 500 नहीं हुआ तो और जो ऑप्शन है इंक्रीज होने का वो 200 ही है। इस तरह ही इसका कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना ही है, क्योंकि डेटा भी अवेलेबल नहीं है उस तरह, कैलकुलेशन नहीं करने के बाद भी आंसर समझ पे आना आना चाहिए। टोटल कवर होगा तो 500 होना चाहिए, लेकिन टोटल नहीं है इसलिए उससे कम होगा, लेकिन इंक्रीज तो होगा ही इसलिए 200 हो गया आंसर। Two capacitors of capacitance 2 and 6 are connected in series. Series में connected है. A potential difference 800 volt is applied the outer plates of the two capacitors. The charge on each capacitor. सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/2 प्लस 1/6, ऐसे फॉर्मूला आएगा। यहाँ से एलसीएम होगा 6, 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 4/6। सो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इसका इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, 6/4 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल 800 अप्लाई हुआ तो कितना चार्ज स्टोर होगा, 800 इंटू 6/4, मतलब 1200 फॉर ईच कैपेसिटर, 1200 फॉर ईच कैपेसिटर, दोनों सीरीज में ही है तो सेम चार्ज स्टोर होगा। तो कैपेसिटर का जितना प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही है और सेम प्रॉब्लम ही है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका डिस्कस करना, उसके लिए जो पहले फर्स्ट पार्ट में जो जिस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया वो ओहम्स लॉ से रिलेटेड है। ओहम्स लॉ हम लोग को मालूम है, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो R इक्वल्स टू V/I होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन सी आंसर होना चाहिए, इस ग्राफ से बोलो V/I, V/I करके आंसर बोलो। VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब पोटेंशियल की तरफ जितना वैल्यू है और करंट की तरफ जितना वैल्यू है, ए वाला V ए वाला I, इसका रेशियो कैलकुलेट करने में रेजिस्टेंस आएगा। स्लोप ऑफ द VI ग्राफ इज द रेजिस्टेंस। सो आंसर बोलो।
ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी, मतलब आंसर इज 2 ओम। वोल्टेज इज 10, करंट इज 5, इज 2 ओम। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन को उसमें समझने पड़ेगा। रेजिस्टेंस इज रिलेटेड by a relation R equals to rho L by A, जहाँ पे rho is the resistivity, L is the length। पहले एक कंडक्टर था, उसका लेंथ L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लिख दो, रेजिस्टेंस R1। बाद में उसको स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच करने में उसका लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए। सो R2 होगा ROL2/A2। As the situation here, we have stretched the wire, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, L1A1 इक्वल्स टू L2A2 रहेगा। वॉल्यूम जो है, पहले वॉल्यूम L1 इंटू A1, बाद में L2 इंटू A2, वो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, L2/L1, इसका रेशियो क्या आएगा, A1/A2। अभी रेजिस्टेंस को भी रेशियो पे लिखो, R2/R1। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, L2/L1 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन। अभी यहाँ से A1/A2 जो है, वो तो L2/L1 पहले ही प्रूव कर लिया, उसको लिख दो यहाँ पे। A1A2 का पोजीशन में L2/L1 लिखो। सो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस R2/R1 का रेशियो ऐसे आ गया। अभी L2 नया जो लेंथ है, पहले लेंथ का n टाइम्स होगा, n टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ। सो L2/L1 का रेशियो क्या आएगा, n। उसको यहाँ पर रिप्लेस करो। सो रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम्स आएगा। इसको फॉर्मूला का हिसाब से याद रख दो, कैसे आया, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है, उसको भी लर्न करो, बट याद भी रखो। सो n स्क्वायर r होगा, स्ट्रेच करने में रेजिस्टेंस n स्क्वायर r टाइम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट। अब पहले पिछले चैप्टर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होगा दो रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 होगा। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होगा दो रेजिस्टेंसेस का, उसके लिए फॉर्मूला ए वाला है। कैपेसिटर का ऑपोजिट टाइप का फॉर्मूला है, सो इसको केयरफुली याद रखो। मिक्सअप नहीं करना है, मिक्सअप करोगी तो आंसर गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 ओम और एक करंट 3 ओम से भी जा रहा है, सेम करंट। सो 3 and 3, ये दोनों 3 रहेगा सीरीज में, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होगा, मतलब 6 आएगा। सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अभी वो 6 and 3 पैरेलल में है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/6। इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने में, उसको रेसिप्रोकल करने में भी ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब 2 ओम आएगा रेजिस्टेंस, 2 ओम। सो करंट क्या होगा, वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज 3 वोल्ट है, 1.5 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट, ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 5 रेजिस्टेंसेस है आर का, आउट ऑफ दिस 5, 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल और 2 है वो सीरीज में है। आर 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 दो सीरीज में है, तो पहले जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल है उसको कैलकुलेट करोगे तो R/3 आएगा उसका कॉम्बाइन वैल्यू। उसके साथ सीरीज में डायरेक्ट लिख दो,
इसको कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा 3r+3r, मतलब 7r/3, 7r/3। पहले तीनों पैरेलल में है, उसको कैलकुलेट करने में r/3 आएगा फॉर्मूला का हिसाब से। ऐसे फॉर्मूला भी तुम लिख सकते हो, 1/r, 1/r पैरेलल में, प्लस 1/r, मतलब 3/r, उसका रेसिप्रोकल r/3 होगा। नेक्स्ट, a wire is stretched 2 times, पहले रेजिस्टेंस 2 था, बाद में रेजिस्टेंस क्या आएगा, एन स्क्वायर आर, हम अभी अभी फॉर्मूला सीखा है, एन इज 2 टाइम्स, एन इज 2 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर मतलब 4 × 2, 8 ओम आंसर होगा, 8 ओम आंसर आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन करने के लिए बोला गया, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आएगा तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ओहम्स लॉ हमारे पास है, V इक्वल्स टू आई आर। आई इज गिवन 0.5 इन द डायग्राम, आई जो है करंट वो 0.5 लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले ये तीनों पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इसको कैलकुलेट करो और इक्विवेलेंट का वैल्यू बोलो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उसका फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेशन करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करो, या तो ये तो 1/2 आएगा ना। 1/2, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/r इक्विवेलेंट आएगा 1/2, सो r इक्विवेलेंट उसका रेसिप्रोकल करो, 2 आएगा। ठीक है, हाँ सर। और हाँ, अभी और एक पार्ट है, ये दोनों जो है यहाँ पे वो सीरीज कॉम्बिनेशन पे है, सो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा उस पार्ट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस आ जाएगा 12, उसके साथ एक 6 है पैरेलल में, सो उस पार्ट का कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, फिर कैलकुलेट करो, 1/12 प्लस 1/6, यहाँ से कैलकुलेट करो आर क्या आएगा, और एक पार्ट का अदर जो पार्ट है उसका। 4। 4, वेरी गुड। सो पहले पार्ट जो है
टोटल कंबाइन करने में आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4। 2 और 4 अभी सीरीज में आ गया, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 4। सो टोटल सीरीज में मतलब 6 होगा। टोटल टोटल अल्टीमेट वैल्यू 6 आएगा। सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अभी पोटेंशियल ओहम्स लॉ अप्लाई करो, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। टोटल वैल्यू 6 आ गया, I इज 0.5। 0.5 इंटू 6 3 आएगा आंसर, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आंसर आएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने में ही आंसर आएगा इसी टाइप का प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। दिखने में लगेगा जो सभी रेजिस्टेंस जो है ऐसा लगेगा सीरीज में है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, उसको लर्न करना है। ए बी, ए पॉइंट को सी नाम दो, यहाँ पे डी। ए से एक रेजिस्टेंस सी तक आया, ए से एक रेजिस्टेंस आ गया सी तक। सी जो है उसकी तरफ एक रेजिस्टेंस आ गया। सी से एक रेजिस्टेंस डी पे गया, लेकिन डी जो है, डी पॉइंट ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब शॉर्ट सर्किट है। सो इमेजिन कर सकते हो डी और ए सेम ही पॉइंट है। सो सी से डी मतलब सी से एक्चुअली ए की तरफ जा रहा है रेजिस्टेंस। फिर एक रेजिस्टेंस है डी टू बी। डी टू बी मतलब बी जो है वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट है सी के साथ। सो बी और सी कॉमन पॉइंट है, इमेजिन कर लो। सो डी से बी। सो इस तरह एनालिसिस करने पे जो आ गया वो तीनों रेजिस्टेंस एक्चुअली पैरेलल में है। दिखने में लगेगा सीरीज में है, अभी पैरेलल पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R 1/R 1/R, मतलब 3/R। सो R इक्विवेलेंट उसका रेसिप्रोकल होगा R/3। इस तरह सर्किट दिया जाए तो ऐसे आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी टाइप का फिर एक प्रॉब्लम, पहले आइडेंटिफाई करो ए वाला और ए तीनों एक्चुअली पैरेलल में है, पैरेलल कनेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे करंट आया, तीनों ब्रांच में करंट डिवाइड हो गया। फिर वो तीनों लाइन यहाँ पे फिर मीट किया। जब ऐसा होगा या करंट लाइन डिवाइड होगा, उसके बाद फिर वो करंट लाइन एक पॉइंट में मीट करेगा, ऐसा आएगा तो वो तीनों एक्चुअली पैरेलल में है। सो एक 50 और एक 75 और एक 50, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करो। 1/50, 1/75 एंड 1/50। कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट वैल्यू। इस तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या आएगा? इसको पहले कैलकुलेट करो। 50, 50, 75। एलसीएम करो, क्या एलसीएम आएगा? क्या एलसीएम आएगा? उसका एलसीएम निकालो। 50, 75, 50 डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर दो। 2 3 2, फिर 2 1 3 1। सो 3 इंटू 2 6 इंटू 25 150। अभी कैलकुलेट करो। 3 2 3। आर जो आ गया 150/8। 150/8 रेसिप्रोकल करने के बाद कैंसिल करो। 8 से 4, 2 से कैंसिल होगा तो 75/4। 75/4 आया फर्स्ट पार्ट का, मतलब उसके साथ और एक 100 है सीरीज में।
उस तीनों के साथ एक 100 सीरीज कनेक्शन में है। 100 और यहाँ पे 75/4 मतलब इस दोनों जो है उस सीरीज में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो टोटल आएगा 100 प्लस 75/4। ये वाला टोटल रेजिस्टेंस आएगा। 75/4 क्या होता है? 37.5 का हाफ मतलब 18.75। तो टोटल वैल्यू आएगा ये वाला। जस्ट रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल दिया हुआ है और रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करने में बोला गया। 118.75। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये दो, एक और एक, ये दोनों पैरेलल में है। उसको पैरेलल करने में जो आएगा वैल्यू हाफ आएगा, हाफ। 1/1, 2/1, सो आर आएगा 1/2, हाफ आएगा 0.5। अलावा और जो है सभी सीरीज में है, सभी एक्चुअली सीरीज में है। उसको घुमा फिरा के ड्रॉ किया गया लेकिन सीरीज में है। ये दोनों ही पैरेलल में था जिसका वैल्यू 0.5 आ गया। उसके बाद और एक 1 है, उसके बाद और एक 1 है, सभी सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? 3.5। 3.5। सो करंट क्या आएगा? करंट पूछा गया, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इसको कैलकुलेट करो। 4.28. मतलब नियरली 4.3। 4.28 आए तो नियरली 4.3। 15 divided by 3.5, yes, 4.285। Next and last question for today's class. Wire of resistance 60 ohm is bent into a circular form। 60 ओम एक रेजिस्टेंस था, उसको बेंड किया गया सर्कुलर फॉर्म में ऐसे। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बाहर आया करंट, ऐसे एक सर्किट। डायमेट्रिकली एनी टू अपोजिट पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अपर हाफ जो है, टोटल 16 था, सो अपर हाफ 8 आएगा, लोअर हाफ और 8 आएगा। 8 और 8 का भी, 8 8 दोनों रेजिस्टेंस का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसमें देखा जाए तो। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/8 1/8 अभी तो समझ पे आ जाए ना चाहिए। अगर पैरेलल में है तो सेम वैल्यू है तो 8/2 आएगा। एक्चुअली 8/2 ही आएगा। इसको रेसिप्रोकल निकालो, 8/2 मतलब 4 ओम आंसर आएगा। इस तरह ही बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है इसी चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो प्रॉब्लम है डिस्कस करूँगा। अभी तक